हम लोग जो है घटना चक्र मेडुअल हिस्ट्री देख रहे थे दोस्तों। इससे पहले हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका वीडियो का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वह वीडियो के नीचे दिया गया है, तथा वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसको दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत से बुक का पीडीएफ शेयर किया जाता है, जिसको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो घटना चक्र मेडुअल हिस्ट्री में हम लोग जो है जहांगीर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो जहांगीर के बारे में आज हम नोट्स जहांगीर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो जहांगीर के बारे में देखते हैं नोट्स। तो जो जहांगीर है, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। जहांगीर का पहला विवाह आमेर जो जयपुर है, आमेर जयपुर के राजा भगवान दास अर्थात भगवंत दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1584 में हुआ था। खुसरो है, खुसरो मानबाई की संतान थी। तो जो खुसरो है, खुसरो मानबाई का संतान था। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। तो जो सलीम है, सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शाहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। तो जो शाहजादा खुर्रम है वह सलीम का पुत्र था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई। तो जो दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा है यह जहांगीर ने चलाई। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा क्या था? तो दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। जो सिंह अस्पा में जो है मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो जो दो अस्पा में 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे तथा सिंह अस्पा में जो है 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। कितने गुने? तो 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। तो 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिए, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुंटा दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, नूरजहां का पिता, असमत बेग नूरजहां की मां थी, आसफ खां नूरजहां का भाई था तथा शाहजादा खुर्रम बाद में शाहजहां। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला 1611 से 1622 ईस्वी तक तथा दूसरा 1622 से 1627 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था। विलियम हॉकिंस था, जो भारत में 1608 से 1611 के दौरान आया था। तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भारत भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी के दौरान ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में सर थॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे
अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा। तो जो सर थॉमस रो बादशाह के साथ 1 वर्ष तक रहा। पीटर मुंडी, जो पीटर मुंडी था, पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था। तो जो पीटर मुंडी है यह ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय में आया था। तो जो पीटर मुंडी है यह ब्रिटेन का यात्री था, यह शाहजहां के समय में आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय में आया था। तो पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में आया था तथा फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक जहांगीर्स इंडिया द रिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्रांसिस्को पेलसर्ट में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासन काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। तो जो मुगल कालीन चित्रकला है यह जहांगीर के शासन काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी, जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। तो जो जहांगीर था, जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। यह जहांगीर के समय में थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र अर्थात उस्ताद मंसूर तथा नादिर उज जमा अर्थात अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति विशेष चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुज्क ए जहांगीरी रखा। तो जहांगीर जो था, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी तथा उसका नाम तुज्क ए जहांगीरी रखा। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह कर दिया। तो जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो है वह जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह कर दिया था, जो कि 1616 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह का मतलब महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और शाहदरा में स्थित है। तो जो मुगल बादशाह बाबर है उसका मकबरा काबुल में है तथा जहांगीर का मकबरा शाहदरा अर्थात लाहौर में स्थित है। ये क्रमशः जो काबुल है ये अफगानिस्तान और जो शाहदरा लाहौर यह पाकिस्तान में है। एतमादुद्दौला, जो एतमादुद्दौला है, एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गियास बेग एतमादुद्दौला की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर में बनाई गई। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा ईंटों एवं पत्थरों से कराया गया था। तो क्वेश्चन आंसर, तो सिंह अस्पा, जो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? पूछ रहा है कि जो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा है यह किसने शुरू की थी? तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने शुरू की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 2, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? तो यह जो जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई, तो मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो है जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने के शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले हॉकिंस को भेजा था। इसका ऑप्शन सी सही है। विलियम हॉकिंस
1608 से 1611 के दौरान जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासक कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जो जेम्स प्रथम है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित था। तो इसका जो होगा विलियम हॉकिंस होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो जो हॉकिंस है, हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। इसका ऑप्शन ए सही है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो जो विलियम हॉकिंस है, विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो इसका ऑप्शन सी सही, विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के दरबार में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, या जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जो जहांगीर है, जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जहांगीर। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो जो सर थॉमस रो है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जो है किस वर्ष भारत आए थे? तो सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1615। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। तो भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो जो सर थॉमस रो है, सर थॉमस रो अजमेर से मांडू आया था। तो भारत में इंग्लैंड का सर थॉमस रो दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो इसमें हमें जो है, जो विदेशी यात्री हैं उनके भारत आने के काल क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो विलियम हॉकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विलियम हॉकिंस है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था जो अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था। तो जो विलियम हॉकिंस है, यह जो है अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था। 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। जो विलियम हॉकिंस है, यह 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। जो रॉल्फ फिच है, रॉल्फ फिच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। वह 1583 में गोवा पहुंचा था। तो जो रॉल्फ फिच है, यह रॉल्फ फिच 1583 में गोवा पहुंचा था। कितने? तो 1583 में रॉल्फ फिच गोवा पहुंचा था। तो रॉल्फ फिच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। वह 1583 में गोवा पहुंचा था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा था। तो जो सर थॉमस रो है, यह सितंबर 1615 में
सूरत पहुंचा था निकोलस डाउंटन। जो निकोलस डाउंटन है, निकोलस डाउंटन 1614 से 1615 तक, 1614 से 1615 तक निकोलस डाउंटन जो है भारत आया था। तो इसको सही कालानुक्रम में हमें देखना है। तो सबसे पहले रॉल्फ फिच आया था, यह 1583 में आया था, तो पहले दो होगा। फिर उसके बाद जो है रॉल्फ फिच के बाद जो है विलियम हॉकिंस आया था, मतलब दो के बाद एक होगा। फिर उसके बाद जो है निकोलस डाउंटन आया था, तो फिर उसके बाद चार होगा, फिर उसके बाद तीन होगा। तो दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, इसका ऑप्शन ए सही है, दो एक चार तीन। तो विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था, जो अगस्त 1608 में सूरत तथा अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। राल्फ फिच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। वह 1583 ईस्वी में गोवा पहुंचा था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था, जो सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा था। निकोलस डाउंटन 1614 से 1615 में भारत आया था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन का मूल्यवान विवरण दिया था वह है, तो पूछ रहा है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन का मूल्यवान विवरण दिया था वह फ्रांसिस्को पेलसर्ट। तो जो फ्रांसिस्को पेलसर्ट था यह एक डच पर्यटक था, इसका ऑप्शन ए सही है। तो पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था, जो शाहजहां के समय आया। निकोलस मनुची इटली का यात्री था, जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक था, जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक जहांगीर इंडिया द रिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्रांसिस्को पेलसर्ट में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जो फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच यात्री था, यह जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जो जहांगीर एवं बाबर, बाबर का मकबरा काबुल में है तथा जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है। तो मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा, शाहदरा लाहौर में है। यह क्रमशः अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में, तो जो काबुल है यह अफगानिस्तान की राजधानी तथा जो है शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? तो जो सम्राट जहांगीर है, सम्राट जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया था, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो जो जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, शाहदरा लाहौर में है, जो कि पाकिस्तान में, यह भारत से बाहर है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। जबकि जो है हुमायूं, जहांदार शाह तथा औरंगजेब, इनका मकबरा जो है भारत में ही है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी, इसका ऑप्शन सी सही है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग दौलत, मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल में ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र अर्थात उस्ताद मंसूर तथा नादिर उल जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति विशेष चित्र में महारत हासिल थी। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, तो इसका ऑप्शन ए सही है, जहांगीर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो जो अबुल हसन है, अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान दी गई थी? तो जो मंसूर है, मंसूर को जो है नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई थी, तो इसका ऑप्शन डी सही, मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था, इसका ऑप्शन डी सही है।
तो निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जो जहांगीर है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। इसका ऑप्शन सी सही है। तो जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी तथा उसका नाम तुझ ए जहांगीरी रखा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग ग्रंथ की प्रस्तावना है, जो जहांगीर की मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई थी। इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया। दूसरा भाग ग्रंथ का मूल भाग है, जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी। ग्रंथ के तीसरे भाग की रचना भी मोहम्मद हदी ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की में लिखा था। तो जो बाबर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की में लिखी थी। तो अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। तो अबुल फजल के हत्यारे को जो है जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जहांगीर। नवंबर 1605 में आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष में सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? पूछ रहा कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह जो है खुर्रम, महावत खां तथा खुसरो ने किया था। तो 2, 3, 4 इसका सही होगा। खुर्रम, महावत खां एवं खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 2, 3, 4। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 2, 3, 4। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1616 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। तो खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जो खुसरो है, खुसरो जहांगीर जो मुगल बादशाह है उसका पुत्र था। तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। इसने अपने मामा मान सिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की सह पर 1616 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरोवाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1622 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो जो जहांगीर है, जहांगीर नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जबकि गियास बेग, आसफ खां तथा खुर्रम यह जो है नूरजहां के गुट के सदस्य थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है, जहांगीर नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट अर्थात जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता, असमत बेगम नूरजहां की मां, आसफ खां नूरजहां का भाई एवं शाहजादा खुर्रम बाद में शाहजहां। अतः स्पष्ट है कि जहांगीर इस गुट का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुनता का सदस्य नहीं था? तो जो महावत खां था, महावत खां नूरजहां जुनता का सदस्य नहीं था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो जो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में जो है नूरजहां ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग के याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। प्राचीनकारी अर्थात पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो प्राचीनकारी अर्थात पिट्रा ड्यूरा यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्राचीनकारी अर्थात पिट्रा ड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना
पिट्रा ड्यूरा कहलाता है। तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जोड़कर जड़कर फूलों की नक्काशी करना पर्चिन कार्य या पिट्रा ड्यूरा कहलाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो पर्चिन कार्य या पिट्रा ड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिट्रा ड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो निर्माता एवं स्मारक, तो जो बाबर है, बाबर का स्मारक कहाँ है? हुमायूं, अकबर तथा जहांगीर। तो संभल की जो जामा मस्जिद है, संभल की जामा मस्जिद बाबर द्वारा बनाया गया था। तो जो संभल की जामा मस्जिद है, इसको बाबर ने बनवाया था। तो ए का 1 होगा। तथा दिल्ली स्थित दीन पनाह का हुमायूं द्वारा आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल का अकबर द्वारा निर्माण कराया था। तो जो दिल्ली स्थित दीन पनाह जो है, यह दीन पनाह यह दिल्ली में, इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था। तो बी का 2 होगा। तथा जो जहांगीरी महल है, जहांगीरी महल का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। तो सी का 3 होगा। अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाना जहांगीर ने करवाया था। तो जो अकबर के मकबरे है, उसका पूर्ण जो है जहांगीर ने करवाया था। तो डी का 4 होगा। तो 1 2 3 4 होगा ऑर्डरली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1 2 3 4। तो संभल की जामा मस्जिद का बाबर द्वारा, दिल्ली स्थित दीन पनाह का हुमायूं द्वारा तथा आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल का अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था। जबकि जहांगीर ने सिकंदरा आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण यह स्थित है दतिया में। इसका ऑप्शन ए सही है। तो गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा ईंट एवं पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेला काल के हिंदू वास्तुशिल्प का अप्रतिम उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो अकबर का मकबरा है यह सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में तथा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। जो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है यह दिल्ली में स्थित है। जो शेख निजामुद्दीन मौलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। तो इसका कथन डी, यही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है, 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। अन्य तीनों युग्म सुमेलित है। तो नेक्स्ट शाहजहां। तो शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे तो नोट्स देखेंगे। तो 1592 ईस्वी में लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। तो जो 1592 ईस्वी में लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। उसकी माता मारवाड़ की शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से शाहजहांबाद स्थानांतरित की। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ के शासक हुसैन शाह तृतीय को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे मुर्तजा निजाम शाह तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अंत में 1636 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी ने बहुत से किले तथा मुर्तजा निजाम शाह तृतीय को मुकबलों जो मुर्तजा निजाम शाह तृतीय है, मुर्तजा
निजाम शाह तृतीय को मुगलों को सौंप दिया। मुर्तजा निजाम शाह तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया तथा शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहां के समय गोलकुंडा और बीजापुर में मुगलों ने संधि कर ली। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा तथा 1653 से 1658 ईस्वी तक वह पुनः दक्कन का सूबेदार रहा। तो औरंगजेब इसमें 2 बार दक्कन का सूबेदार था। पहला 1636 से 1644 तक दक्कन का सूबेदार था, फिर दूसरा 1653 से 1658 तक दक्कन का सूबेदार रहा। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल के सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सकें। शाहजहां का काल मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो जो शाहजहां का काल है यह मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासन काल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा की 2 शैलियां प्रचलित थी। प्रथम भारतीय फारसी तथा दूसरी ईरानी फारसी विकसित हुई। भारतीय फारसी शैली में विद्वानों में अब्दुल हामिद लाहौरी, मुहम्मद वारिस व चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे। ईरानी फारसी शैली के विद्वानों में अमीनाई कजवीनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई प्रमुख थे। ईरानी पद्य शैली का इस समय अधिक बोलबाला था। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राज कवि भी नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई गिलानी, कुदसी, मीर मुहम्मद कासी, सायब सलीम, मसीह रफी, फारूक मुनीर, सोदा चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक दिलेरी आदि थे। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधि का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की जो कविंद्र कल्पलता है इन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान और मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलन समन्वय दिखाई पड़ता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवान ए खास, शीश महल, मोती मस्जिद जो आगरा में, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली, ताजमहल तथा लाल किला प्रमुख है। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहांबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता एवं शोभा में अनोखा था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शाहजादे दारा शिकोह ने सिर्र ए अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा
प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636 से 1637 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि में से ही सत्य माना जा सकता है। एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल के दरबार में लिखा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। तो क्वेश्चन नंबर एक में नक्शा दिया गया है इंडिया का, और इसमें पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए मानचित्र में छायित क्षेत्र दर्शाता है। तो यह छायित क्षेत्र किसका दर्शाता है? जो यह छायादार क्षेत्र है, यह किसका दर्शाता है? तो यह जो है शाहजहां का साम्राज्य का दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शाहजहां का साम्राज्य। तो प्रश्नगत मानचित्र में शाहजहां का साम्राज्य दर्शाया गया है क्योंकि इसमें काबुल अफगानिस्तान शामिल है, जबकि गोलकुंडा उसके साम्राज्य के बाहर था। गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में अधिकृत किया गया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ जो है कंधार था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो कंधार को निकल जाने से मुगल साम्राज्य को किस लिए एक बड़ा धक्का पहुंचा? तो यह धक्का किस लिए पहुंचा? तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण में एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। जहां शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व रखा? तो यह जो कविंद्राचार्य ने। तो बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व कविंद्राचार्य ने रखा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। तो किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि था? तो यह जो शाहजहां का था। तो किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि? तो यह शाहजहां था। इसका ऑप्शन सी सही है। तो शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था। इसका ऑप्शन ए सही है। तो बादशाह शाहजहां की कामना अपने पूर्वज बाबर की मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की न होकर मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अधिक थी। उसके बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बना सकें। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो जो कलीम था, कलीम शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो शाहजहां ने ईरानी, फारसी पद्य शैली के कवि कलीम अबुल जली को राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई गिलानी, कुदसी, मीर मुहम्मद कासी, सायब, सलीम, मसीह, रफी, फारूक, मुनीर, सोदा, चंद्रभान, ब्राह्मण, हाजिक दिलेरी आदि थे। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम जो है अर्जुमंद बानो बेगम था। तो जो मुमताज महल है, मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था।
आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम शाहजहां के साथ हुआ। भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें ताजमहल में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान और मध्य एशिया के डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो जो शाहजहां है, शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसका ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। उसके काल में चित्रकार और स्वर्णकार की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार है, जिसमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों उत्तरी एवं दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो जो शाहजहां ने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब कीरान ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से शाहजहांबाद दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। स्मारक एवं निर्माता। तो जो अलाई दरवाजा दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने किया था? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद आगरा तथा मोती मस्जिद दिल्ली, इसका जो है निर्माण किसने किया था, उसको हमें सुमेलित करना है। तो जो अलाई दरवाजा दिल्ली में है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है, उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ए का 1 होगा। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने किया था। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, इसका निर्माण अकबर ने किया था। तो बी का 2 होगा। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, मोती मस्जिद आगरा का निर्माण जो है शाहजहां ने किया था। तो सी का 3 होगा। मोती मस्जिद जो दिल्ली में, इसका निर्माण औरंगजेब ने किया था। तो मोती मस्जिद 2 है, एक मोती मस्जिद आगरा में जिसका निर्माण शाहजहां ने किया था तथा दूसरा मोती मस्जिद दिल्ली में, इसका निर्माण जो औरंगजेब ने किया था। तो 4 का डी होगा। तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 होगा ऑर्डरली। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 2 3 4। तो अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। पूछ रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका ऑप्शन डी सही है। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहांबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहांबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिण द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। तो लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? तो जो लाल किला है, लाल किला के निर्माण के श्रेय का अधिकारी शाहजहां है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, शाहजहां। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, शाहजहां। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो जो दारा शिकोह है, दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है।
तो सिर ए अकबर के लेखक थे, तो सिर ए अकबर के लेखक जो है दारा सिकोह था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। सिर ए अकबर का लेखक दारा सिकोह था। अधोलिखित में कौन सा दारा सिकोह की रचना है? तो जो मज्म उल बहन है, मल्ज उज बहन दारा सिकोह की रचना है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मज उल बहन अर्थात मज्म उल बहरीन दारा सिकोह की मूल रचना है, जबकि उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया था। तो दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा सिकोह को जो है दिल्ली में दफनाया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। दारा सिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्यु दंड की आज्ञा दी। 1659 ईस्वी में दारा का कत्ल कर दिया गया और उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफना दिया गया था। किंतु इतिहास की अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर दिल्ली मानना अधिक उपयुक्त है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा सिकोह था, इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्नगत विकल्पों में हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा सिकोह था। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा सिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो जो एल श्रीवास्तव है, एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत 1526 से 1803 ईस्वी तक में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है, तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जे.एन. सरकार एवं बी.ए. स्मिथ शाहजहां के काल में स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं था। आर.एस. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने उपहार में दिया था, इसका ऑप्शन सी सही। तो मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। तो जो मीर जुमला है, मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से अर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला गया और प्रारंभ में यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5,000 का मनसब तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2,000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा, पर दोनों में संधि हो गई। यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की पदवी से सम्मानित किया। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर भारत आया। इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट दी, जो मूल्य तथा सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो जो शाहजहां है, शाहजहां बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया शाहजहां ने, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया। 1636 से 1637 में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। सिजदा साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था। तो जो सिजदा है, यह राजा के चरणों में जो दंडवत प्रणाम करते थे उसे सिजदा कहा जाता है, जो इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए ही किया जा सकता है। इन बातों को के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई। तो जो सिजदा के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, किंतु मनुची बताता है कि बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया।
निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, तो इसका ऑप्शन डी सही है, औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 और 1644 ईस्वी तक दक्कन का गवर्नर रहा था तथा 1652 ईस्वी से 1653 में कार्यभार ग्रहण में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। तो नेक्स्ट औरंगजेब, तो नेक्स्ट टॉपिक औरंगजेब। तो औरंगजेब का हम लोग नोट्स देखेंगे दोस्तों। तो मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। तो जो औरंगजेब है यह तलवार के बल से उत्तराधिकारी हुआ मुगल का। तो मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तो जो मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक था, तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? तो 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को हुआ था। उसका दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में 5 जून 1659 को हुआ था। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। तो जो अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकों की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। सामूगढ़ का युद्ध, जो सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं तथा दारा सिकों के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिको पराजित हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिको के पुत्र शाहजादे सुलेमान सिको ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। 1655 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक थे, जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 में हुई थी। तो जो पुरंदर की संधि हुई थी, यह जो जून 1665 में हुई थी, औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया। तो जो अकबर है, अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों में वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। तो औरंगजेब ऐसा शासक था जो कुछ वह दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं पर अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे। मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ तो जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः
उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकों के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा और 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया। बीजापुर को 1686 ईस्वी में तथा गोलकुंडा को 1687 ईस्वी पर आधिपत्य आधिपत्य स्थापित किया। औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके शासन काल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों की संख्या 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% था। शाहजहां के काल में 22.4% था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। तो पहला वर्ग जिसकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी, उनको 12 दिरहम प्रति वर्ष देना था। जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम प्रति वर्ष थी, उनको 24 दिरहम प्रति वर्ष देना था। जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रति वर्ष से ऊपर थी, उनको 48 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था। स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे, जो स्त्रियां थी, गुलाम थे और 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे थे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त था। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मण को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया था। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले के हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, तुलादान, झरोखा दर्शन बंद कर दिया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया। वैश्याओं को शादी करने तथा देश छोड़ने का आदेश दिया। तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया। दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने पर बंद कर दिया। तो जो दरबार में पहले बसंत, होली, दीपावली अकबर के समय मनाया जाता था, उस त्योहार को औरंगजेब ने बंद कर दिया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो जो रबिया उद दौरानी है, रबिया उद दौरानी मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने किया था। इसको जो बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मेहरुनिसा मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थीं जेबुनिसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा, जुबतुन्निसा। औरंगजेब ने जहां आरा को शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में जबकि मृत्यु 1681 ईस्वी में हुई थी। तो प्रश्न को अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो कथन ए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। तो नहीं, जो मुगल गद्दी पर जो औरंगजेब है यह शाहजहां का उत्तराधिकारी नहीं हुआ, यह तलवार के बल पर हुआ, जबकि वैसे उत्तराधिकारी दारा सिकोह बना था। दारा सिकोह बना था शाहजहां का उत्तराधिकारी। तो कथन ये गलत है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया। तो नहीं, इसने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम का पालन नहीं किया। यह जो है तलवार के बल पर जो है, तलवार के बल पर औरंगजेब उत्तराधिकारी प्राप्त किया। तो अगर देखा जाए तो कथन ये सही होगा, क्योंकि यह जो है औरंगजेब ही बना चाहे जैसे, तो इसका जो है
देखते हैं। तो इसका जो है ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी का नियम का पालन किया, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया। तो मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं। ठीक है, तो यह नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। अतः कथन सत्य किंतु कारण गलत है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को हुआ था तथा उसका दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को हुआ था। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो जो धर्मत का युद्ध है, धर्मत का युद्ध औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच लड़ा गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो धर्मत का युद्ध है, धर्मत का युद्ध औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच लड़ा गया। तो मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर अप्रैल 1658 में औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मत युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया तथा शाही सेना की पराजय से दारा सिकोह की दुर्बलता प्रकट हुई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो जो धर्मत का युद्ध, सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध एवं जजाऊ का युद्ध, इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सरनाल का युद्ध है, सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था। तो 1572 में सरनाल कहाँ है? सरनाल गुजरात में है। सरनाल गुजरात में है। तो सरनाल गुजरात में का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया तथा बिलग्राम का युद्ध, जो बिलग्राम का युद्ध है, यह 1540 में हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। धर्मत का युद्ध, जो बिलग्राम का युद्ध है, 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1658 में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना को पराजित किया था। तो जो धर्मत का युद्ध है, धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था और इसमें जो है औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह को पराजित किया था। जजाऊ का युद्ध, जो जजाऊ का युद्ध है, जजाऊ का युद्ध जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी हेतु, तो जो जजाऊ का युद्ध है यह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ था और औरंगजेब के उत्तराधिकारी हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। तो अब इसको देखना है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 1540 आएगा, तो पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था, तो पहले 2 होगा। फिर उसके बाद जो है 1572 आएगा, अर्थात सरनाल गुजरात का विजय हुआ था जो अकबर के समय में हुआ था, 2 के बाद 1 आएगा। फिर उसके बाद 1658 धर्मत का युद्ध हुआ था, यह औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था, तो 1 के बाद 3 आएगा। फिर उसके बाद जजाऊ का युद्ध हुआ था, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके उत्तराधिकारी हेतु बहादुर शाह प्रथम तथा मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था जजाऊ का युद्ध 1707 में, तो 3 के बाद 4 आएगा। तो 2 1 3 4, तो देखते हैं 2 1 3 4, इसका ऑप्शन ए सही है। 2 1 3 4, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो 1572 ईस्वी में, जो 1572 है, 1572 ईस्वी में सरनाल गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1658 में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना को पराजित किया तथा जजाऊ का युद्ध जो है,
जजाओं का युद्ध 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। इस प्रकार सही कालानुक्रम में ए है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो जो औरंगजेब के शासनकाल में जो निम्नलिखित घटनाएं हैं उन पर विचार करना है। तो जो बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी, बनारस के पास सूजा की पराजय यह फरवरी 1658 में हुआ था। फरवरी 1658 में हुआ था। धर्मत का विजय 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। यह 1658 में हुआ था। तथा सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 को हुआ था। देवराई की लड़ाई 1659 में हुआ था। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा, 2 4 3 1। तो बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में, धर्मत में विजय 15 अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658, देवराई की लड़ाई 1659 ईस्वी में हुआ था। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था सुलेमान सिको ने। तो सुलेमान सिको ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। इसका ऑप्शन डी सही है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिको के पुत्र शाहजादे सुलेमान सिको ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिको को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? तो यह जो अकबर ने। अकबर औरंगजेब का ऐसा पुत्र था जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगे। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा। राजपूताना तथा खानदेश की कठिन यात्रा की मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। 1681 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया, किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हुई थी। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1658 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर की? पूछ रहा है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हस्ताक्षरित की? तो 1665 ईस्वी में आरंभ औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी गई थी। यह जो राजा जय सिंह के साथ संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, इसका ऑप्शन बी सही है। तो 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था। वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, औरंगजेब।
औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो जो पीटर मुंडी है, पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस एवं थॉमस रोज जहांगीर के समय तथा एंटोनियो मोंसेराट अकबर के समय में भारत आया था। इस प्रकार जो है औरंगजेब के शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी में कोई भी यात्री भारत नहीं आया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने सर्वप्रथम ऐसा मुगल शासक था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, औरंगजेब। तो मुगलों का अंग्रेजों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जाप चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह वे राज्य कौन थे? तो औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय किया था वे राज्य बीजापुर एवं गोलकुंडा थे। इसका ऑप्शन सी सही है। तो जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में, बीजापुर को 1686 ईस्वी पर आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 ईस्वी में की थी। इसका ऑप्शन बी सही है। तो 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। तो इसका ऑप्शन ए सही, अबुल हसन कुतुब शाह। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। तो क्वेश्चन नंबर 17, दिया गया मानचित्र है, निर्दिष्ट किया गया है, इस मानचित्र में बताना है। तो इसमें जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय में उसका राज्य है। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय का राज्य है। तो दिया गया मानचित्र 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके विशाल राज्य को निर्दिष्ट करता है जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा सम्मिलित थे। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना से सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब के समय में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका ऑप्शन डी सही है। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां के काल में यह 22.4% था। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्त की थी उसका नाम क्या था? तो मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम औरंगजेब था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जो जजिया है पूछ रहा है यह किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया को जो है अकबर ने समाप्त कर दिया गया था तथा जजिया को अकबर ने समाप्त कर दिया था और इसको औरंगजेब ने पुनः लगाया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, औरंगजेब। तो अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया किंतु औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसे पुनर्जीवित कर दिया। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ दारुल इस्लाम था। तो जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। इसका ऑप्शन बी सही है। औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले
की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। वीवी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो वीवी के मकबरा का निर्माता जो औरंगजेब था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो जो रबिया उद दौरानी अर्थात बीबी का मकबरा है, यह द्वितीय ताजमहल कहलाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो जो मेहरुनिसा है, मेहरुनिसा यह सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो इसका ऑप्शन डी सही। मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा औरंगजेब की बहन थी तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां जेबू निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा तथा जुबदतु निसा थी। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने जहां जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। इसका ऑप्शन सी सही है। तो औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। यह जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो संत रामदास को जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। संत रामदास अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। ये मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर औरंगजेब होगा। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। इसका ऑप्शन डी सही है। दिल्ली के लाल किले परिसर के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। तो नेक्स्ट जो है मुगल कालीन प्रशासन। तो नेक्स्ट टॉपिक मुगल कालीन प्रशासन है दोस्तों। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।